हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज अबाउट एक्वेटिक मैमल्स एंड देयर अडेप्टेशंस। एक्वेटिक मैमल्स के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू जानेंगे और क्या अडेप्टेशंस उन्होंने एक्वायर करे हैं ताकि वो एक्वेटिक लाइफ में रह सके। और स्पेशली हम इसमें सेटेशियंस जो हैं उनके बारे में डील करेंगे। सो दीज आर द रेफरेंसेस। नाउ सबसे पहले एक्वेटिक मैमल्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। They are comprised of a diverse group of species that dwell or to live in a place partially or entirely in different marine and freshwater environment around the world. But there is a variance in level of dependency shown by the different species. एक्वेटिक मैमल्स ऐसे स्पीशीज का ग्रुप है जिसमें इतनी डाइवर्स टाइप्स की स्पीशीज हैं जो कि पानी में रहती हैं। सिंपल सी, वो मेराइन वाटर में भी रह सकते हैं और वो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात है कि वो वहां पे पार्शियली डिपेंडेंसी शो कर रहे हो या एंटायरली डिपेंडेंसी शो कर रहे हो। ये जो फर्स्ट और सेकंड लाइट है ये कंप्लीटली आपको समझ में आती है तब जब आप इसके एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोनियन मैंटे जिसे सी काउ भी कहा जाता है, या रिवर डॉल्फिन्स, ये एक्वेटिक मैमल्स है एंड दे आर फुली डिपेंडेंट ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम। और उनका जो पूरा लाइफ स्पैन है पूरा का पूरा, आप उनकी लाइफ का हर एक चीज मान लीजिए, उनमें रिप्रोडक्शन, फीडिंग, जो भी मॉल्टिंग, ये जो भी चीजें हो रही हैं ये सब एक्वेटिक इकोसिस्टम में ही होती है। इसीलिए ये फुली डिपेंडेंट है। यहाँ पे लिखा है ना, दे आर इंटायरली डिपेंड करते हैं। ठीक है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है बाइकल सील जिसे नैपा भी बोला जाता है। फीड्स अंडर वाटर, ये पानी के अंदर फीड करती है लेकिन रेस्ट करने के लिए, मॉल्टिंग परफॉर्म करने के लिए, ब्रीडिंग परफॉर्म करने के लिए ये लैंड को यूज करती है। तो अमेजोनियन जो मैंटे है और जो रिवर डॉल्फिन है, इनके केस में हम कह सकते हैं कि ये इंटायरली अपना इंटायरली क्या करती है, डिपेंडेंसी शो करती है। ये है ना कि देयर इज अ वेरिएंस इन लेवल ऑफ डिपेंडेंसी, कि कितने लेवल तक कोई भी स्पीशीज पानी में एक्वेटिक लाइफ में डिपेंडेंसी शो करेगा, ये डिपेंड करता है स्पीशीज टू स्पीशीज। तो फर्स्ट वाले केस में ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है, जबकि आप सेकंड वाले बाइकल सील के केस में देखेंगे तो ये पार्शियली डिपेंडेंस है। यही लेवल ऑफ डिपेंडेंसी में जो वेरिएंस था, जो सेकंड लाइन बात करिए वो ये है। ठीक है। क्या है बाइकल सील? इट इज अ टाइप ऑफ एयरलेस सील। ये एक एयरलेस सील है जो कि एंडेमिक है लेक बाइकल में, जो साइबेरिया रशिया में पाई जाती है। ओके। उसके बाद है एक एग्जांपल कैपिबेरा एंड हिप्पोपोटामस। ये क्या करते हैं, ये खाने की तलाश में पानी के अंदर और बाहर आते जाते हैं। इसके अलावा कैपिबेरा के बारे में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये सबसे बड़ा लिविंग रोडेंट है। ओके। रोडेंट्स जनरली जो आपके जो रैट्स वगैरह, उन्हीं जो रोडेंट्स की कैटेगरी में है, कैपिबेरा सबसे बड़ा पाया जाने वाला रोडेंट है। ओके। नाउ लाइक अदर एक्वेटिक एनिमल्स, पहले ये इनके डायग्राम्स पिक्चर्स देख लीजिए। ये सी काउ है, दिस इज अ रिवर डॉल्फिन, दिस इज बाइकालसी एंड दिस इज कैपिबेरा, लार्जेस्ट लिविंग सॉरी रोडेंट। ओके। Now, the next line, like other aquatic animals, aquatic mammals are also at risk of POP pollution. Now, what is this POP? ये POP क्या है? POP stands for persistent organic pollutant. अब अगर आप इसके नाम को ही तोड़ कर पढ़ेंगे ना, persistence जो लंबे टाइम तक रहता है, organic pollutant एक ऐसा organic pollutant जो नेचर में काफी लंबे टाइम तक क्या करता है, persist करता है, are chemicals of global concern ड्यू टू देयर पोटेंशियल फॉर लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट। ये बहुत दूरी तक इनका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। परसिस्टेंस इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में एक लंबे टाइम तक रहते हैं। एबिलिटी टू बायोमैग्नीफाई, बायोमैग्नीफाई करने की एबिलिटी और बायो एक्यूमुलेट करने की एबिलिटी इकोसिस्टम में इनको क्या बनाती है, स्पीशीज के लिए, ह्यूमंस के लिए हार्मफुल बनाती है। ये दो टर्म जो बायोमैग्नीफाई है एंड बायो एक्यूमुलेट है, मैं थोड़ा सा आपको जस्ट बता देती हूँ। देखिए, बायो मैग्नीफाई और बायो एक्यूमुलेट। देखिए, जो बायो मैग्नीफाई है ना, ये ट्रॉपिक लेवल्स के साथ होता है, जबकि जो बायो एक्यूमुलेशन है ये वन इंडिविजुअल में चलेगा। आप समझते हैं कैसे? फॉर सपोज ये स्मॉल फिश,
इस पे फीड करा लार्ज फिश ने और इसको खाया सी ईटिंग बर्ड, सॉरी फिश ईटिंग बर्ड्स। ये इस तरीके से फूड चेन चला। मान लीजिए स्मॉल फिश में किसी केमिकल का अमाउंट 0.05 ppm है। जब लार्ज फिश उसे खाएगी तो उसमें ये देखा गया कि लार्ज फिश में खाने पर लार्ज फिश के अंदर उसका कंटेंट बढ़ गया, 0.50 ppm कर देते हैं। ओके, ये जस्ट एक रफ डेटा है समझाने के लिए। और जब फिश ईटिंग बर्ड इस लार्ज फिश को खाएगी तो इसके अंदर उस चीज का कंटेंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग ट्रॉपिक, जब आप फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे गए, सेकंड से थर्ड में गए, तो आप इस केमिकल का अमाउंट देखिए, ये मैग्नीफाई हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो दैट इज बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन किसी एक इंडिविजुअल में। मान लीजिए फिश है एक, जो आपका मान लीजिए 1 वीक की है, तो उसमें हम कंटेंट मान लेते हैं 0.05 ppm। अब जब ये 1 मंथ की हो गई, मान लीजिए 1 मंथ की हो गई, तो इसके अंदर इस चीज का कंटेंट बढ़ गया, 0.5 ppm कर देते हैं। जब ये आपका 6-7 मंथ की होगी, तो ये देखा गया कि इसमें इसका कंटेंट और बढ़ गया है। तो दिस इज बायो एक्यूमुलेशन, क्योंकि एक इंडिविजुअल बॉडी के अंदर वो चीज एक्यूमुलेट होते जा रही है, होते जा रही है। ओके, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो पीओपी पॉल्यूशन है, वो आपको ये जो एक्वेटिक मैमल्स है इनके लिए भी एक रिस्क का फैक्टर बना हुआ है। Aquatic mammals are descendants of terrestrial mammals. Aquatic life poses challenges for the mammals that were originally adapted for the life on land. So, with the help of natural selection, aquatic mammals bring a lot of terrestrial baggage to their aquatic existence. समझिए, ये माना जाता है कि टेरेस्ट्रियल मैमल्स से ही एक्वेटिक मैमल्स आए हैं। तो जब नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस के दौरान ये हुआ कि टेरेस्ट्रियल से एक्वेटिक मैमल्स आए, तो एक्वेटिक मैमल्स अपने साथ कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आए जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में होती हैं। इसीलिए उन्हें एक्वेटिक लाइफ में रहने पर कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े। फॉर सपोज एग्जांपल के थ्रू समझिए, दे डू नॉट ब्रीथ लाइक द वे फिश डू। जैसे फिशेस में ब्रीदिंग होती है विद द हेल्प ऑफ गिल्स, ऐसा एक्वेटिक मैमल्स में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशंस लेके आए। दे कम विद अ प्रॉपर जो ब्रीदिंग सिस्टम है जिसमें लंग्स होता है। ओके, देयरफॉर इसीलिए जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, मॉडिफिकेशंस आर नेसेसरी। इसीलिए जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के मॉडिफिकेशंस थे वो जरूरी थे, ताकि वो एक ऐसे सिस्टम को डिजाइन कर सके जो क्या करे, सराउंडिंग वाटर से क्या करके रखे, बचा के रखे। अब समझिए क्या क्या अडेप्टेशंस उन्होंने एक्वायर करे। पहला है वेल्व्यूलर नॉस्ट्रल्स। वेल्व्यूलर नॉस्ट्रल्स किस चीज में हेल्प करते हैं? ये पानी को अंदर जब इनहेल कर रहा होगा उस टाइम पे पानी को उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जाने देंगे। दे क्लोज टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर। पानी की एंट्री को रोकने के लिए वो क्या हो जाते हैं, आपके बंद हो जाते हैं। ये किस में पाए जाएंगे? आपके हिप्पोपोटामस में। सेकंड है आपका इंट्रानैरियल लैरिंक्स। जब जैसे आपने हमें देखा कि होता है, हम खाना जब खाते हैं, जब खाना निगल रहे होते हैं, तो खाना वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना जाए करके हमारे ऊपर एक उसमें एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप एपिग्लॉटिस कहते हैं, वो वर्क करता है। वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को ढक देता है ताकि खाना वहां ना जाए। सेम यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, इट प्रिवेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक फ्रॉम वाटर इंड्यूरेशन ड्यूरिंग सलिंग। जब आप निगल रहे हैं खाना, उस दौरान वो पानी रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना जाए, इसीलिए एक इंट्रानैरियल लैरिंक्स है जो उसे क्या कर देता है, कवर कर देता है। तीसरा है आपका कोलैप्सिबल रिब केज। ये कैसे हेल्प करता है? As pressure increases with depth, which can lead to collapsing of lungs volume. जैसे जैसे आप गहराइयों में जाएंगे तो वहां पे प्रेशर इंक्रीज होता है, और प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में चलते हैं। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके लंग्स की श्रिंकिंग हो सकती है। तो ये जो जॉइंटेड कोलैप्सिबल रिब केज है, ये हेल्प करता है इस लंग श्रिंकिंग को मेंटेन करने में, उसको एकोमोडेट करने में। ओके, नेक्स्ट है आपका स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स कैसे अडप्ट हुई है, कैसे मॉडिफाई हुई है?
They adapted to maintain low level of aerobic metabolism under hypoxic conditions associated with diving. जब डाइविंग करते हैं आप डेप्थ में जाएंगे, वहां पे ऑक्सीजन की जब आप डाइविंग करते हैं डेप्थ में गए, ठीक है, उस वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड में। कैसी क्या सिचुएशन आती है, जनरली डाइविंग के दौरान ये हाइपोक्सिक कंडीशंस फेस करते हैं डाइवर्स। तो जब डाइविंग के दौरान हाइपोक्सिक कंडीशंस, एक ऐसी कंडीशंस जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस दौरान क्या करेगी, स्केलेटल मसल्स लो एरोबिक मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। दूसरा उन्होंने क्या करा है, दे हैव इंक्रीज लेवल ऑफ मायोग्लोबिन। स्केलेटल मसल्स में मायोग्लोबिन का अमाउंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या, इट इंक्रीजेस ऑक्सीजन रिटेंशन बढ़ जाता है, दस इनेबलिंग लॉन्गर डाइव टाइम्स बिटवीन ब्रीथ। इसकी वजह से ब्रीदिंग्स के बीच में वो लंबी डाइव कर पाते हैं। अब समझिए कि मायोग्लोबिन यहाँ पे कैसे प्ले कर रहा है रोल। मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि स्केलेटल मसल्स और हार्ट में पाया जाता है। ये स्टोर करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा एंड हेल्प सेल टू यूज ऑक्सीजन टू कन्वर्ट स्टोर एनर्जी। और सेल को ऑक्सीजन देता है ताकि वो स्टोर्ड एनर्जी का इस्तेमाल कर सके। इट ऑल्सो हेल्प इन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू टिश्यू। मायोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन टिश्यूज में भी होता है। प्लस दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द रेड ब्राउन कलर्स ऑफ मसल्स। ये मायोग्लोबिन का क्या है, फंक्शन है। तो इसी मायोग्लोबिन ज्यादा होने की वजह से ही ब्लड में ज्यादा क्या रह पा रहा है, आपका ऑक्सीजन रह पा रहा है। और एक और आपका जो एडेप्टेशन है वो है रेनिकुलेट किडनी। रेनिकुलेट किडनी जो स्पेशली है जो मैराइन एनिमल्स है, टू प्रिवेंट सैलिनिटी इन केस ऑफ मैराइन एनिमल्स। मैराइन मतलब खारा पानी, तो जो जिसमें सॉल्टी कंटेंट होता है, सॉल्ट्स होते हैं, तो उस सैलिनिटी से बचने के लिए ऐसे एनिमल्स जो एक्वेटिक मैमल्स हैं जो मैराइन वाटर में रह रहे हैं, उनमें रेनिकुलेट किडनी होती है। रेनिकुलेट किडनी क्या करती है, इस सैलिनिटी से क्या करेगी, उन्हें बचाएगी, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगी और इट विल प्रोटेक्ट प्रिवेंट देम फ्रॉम सैलिनिटी, जो एनवायरमेंटल सैलिनिटी है उससे बचाएगी। दे फाउंड इन They do not found in any other terrestrial mammal except bear. Bear के अलावा ये किसी में नहीं देखे गए हैं। ये किस में पाए गए हैं, वेल्स में, डॉल्फिन्स में, सील्स में, सी लायंस में। तो ये अडेप्टेशंस थे आपके, जो कि एक्वेटिक मैमल्स ने एक्वायर करे हैं ताकि वो एक सही से मतलब एक्वेटिक लाइफ को क्या कर सके, एंजॉय कर सके, उनको सर्वाइव कर सके। अब चलिए सेटेशियंस में आते हैं। सेटेशियंस क्या होते हैं, Cetaceans are aquatic mammals that include, इनमें आएंगी whales, dolphins और porpoises। ये सब आते हैं किसमें, cetaceans में। अब देखिए इनके अडेप्टेशंस देखेंगे। ओके, ये अडेप्टेशन से इन्होंने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इनमें एक्वायर किए हैं। जैसे पहला, हेयर कवरिंग इज द फीचर ऑफ मैमल्स। मैमल्स का वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या, हेयर कवरिंग। बट इट इज ड्रास्टिकली रिड्यूस इन सिटेशंस, लेकिन इसका बहुत रिड्यूस देखा गया है, अमाउंट ऑफ हेयर बहुत ज्यादा कम होते हैं किसमें, आपके सिटेशंस में। इसका कारण है क्यों, क्योंकि एक तो जब ये गीले हो जाते हैं, जब ये बाल गीले हो जाते हैं तो ये पुअर इंसुलेटर का वर्क करते हैं। दूसरा, अगर इंसुलेटर पुअर इंसुलेटर का वर्क कर रहे हैं मतलब हीट लॉस जल्दी जल्दी होगा, ओके, बॉडी का। दूसरा, ये स्विमिंग के थ्रू जब स्विमिंग कर रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म, तो उस दौरान ड्रैग को इंक्रीज करते हैं। ड्रैग क्या होता है, ड्रैग एक ऐसा फ्रिक्शन है जो फ्लूइड लगाता है, तो ऐसे में सिंपली फ्लूइड फ्रिक्शन भी कह सकते हो। जो फ्रिक्शन फ्लूइड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है दैट इज ड्रैग। ओके, अब वो पानी भी हो सकता है, वो एयर भी जो वो कर सकते हैं, क्योंकि एयर भी ऑल्सो फ्लूइड, ये सब ड्रैग प्रोड्यूस करते हैं। तो हेयर इसलिए कम करे जा रिड्यूस होते हैं सेटेशंस में, क्योंकि गीले बाल होने की वजह से उनका एक तो हीट लॉस जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो जो लेयर है वो पुअर इंसुलेटर की तरह वर्क करती है। दूसरा ये कि उनमें आपका ड्रैग का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है जब वो स्विमिंग कर रहे होते हैं। ऑन cetaceans hairs are only restricted to the head portions में होते हैं, आइसोफॉलिकल्स जो कि आपके लोअर जॉ में है, प्लस स्नाउट में, इतने ही पोर्शंस में इनके हेयर पाए जाते हैं। एज cetaceans have very little hair। देखिए जो हेयर्स होते हैं ना, वो आपकी बॉडी को एक पैटर्न देते हैं। ओके, तो अब क्या है, जैसे फॉर सपोज कोई ऑर्गेनिजम्स है, हेयर का कलर वगैरह बॉडी में एक पैटर्न क्रिएट करता है, लेकिन अब क्योंकि सिटेशंस में तो ये हेयरिंग है नहीं, इसीलिए इनकी आउटर जो लेयर है स्किन की, वो मार्किंग्स प्रोड्यूस करती है, और वो भी ब्लैक और व्हाइट शेड इन जनरल। ओके, सेकेंड एडेप्टेशंस क्या देखिए,
As cetaceans are descendants of mammals that move their limb in vertical plane, so they use vertical stroke to swim, unlike fishes and crocodile that uses horizontal stroke. अगर आप मछलियों को देखेंगे तो मछलियां अपने उसको इस तरीके से मूवमेंट करती हैं, ठीक है, इस तरीके से, या क्रोकोडाइल अपनी टेल को इस तरीके से मूव करेगा। लेकिन क्योंकि सिटेशियंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऐसे टेरेस्ट्रियल यानी मैमल से आए हैं जो वर्टिकल प्लेन में चलते हैं, इसीलिए आप जितने भी सिटेशियंस हैं आप उन्हें देखेंगे वो अपनी टेल को इस तरीके से वर्टिकल प्लेन में क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे। ओके, तो फोर लिम्स आर रिड्यूस टू फिन लाइक, इनमें फोर लिम्स रिड्यूस हो जाते हैं फ्लिपर्स के फॉर्म में, और यही फ्लिपर्स स्टीयरिंग में हेल्प करते हैं। हाइंड लिम्स इनमें लॉस्ट होते हैं entirely, एंड दे हैव डेवलप्ड हॉरिजॉन्टल फ्लूक्स, इनमें हॉरिजॉन्टल फ्लूक्स होते हैं जो कि वर्टिकल प्लेन में हेल्प करेंगे। समझिए, हॉरिजॉन्टल लेवल पे इस तरीके से फ्लूक्स तो ऐसे होंगे, लेकिन ये मूवमेंट कैसे करेंगे, ऐसे। ओके, जैसे ऐसे होता है ना, आपने वेव्स के पीछे ऐसा देखा होगा, तो ये है तो हॉरिजॉन्टली, लेकिन ऐसे है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, लेकिन ये मूवमेंट कैसा करेगा, ऐसे वर्टिकल प्लेन में। ओके, ये क्या करते हैं, इंक्रीज द प्रोपल्शन एरिया ड्राइवन बाय द बैक मसल्स के द्वारा जो प्रोपल्शन हो रहा है उसको, उसके लिए एरिया क्या करता है, इंक्रीज करता है। आप ये देखिए फ्लूक, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज लेफ्ट फ्लूक, और ये जो है आपका क्या है, राइट फ्लूक। ये ऐसे इस तरीके से ऊपर वर्टिकल प्लेन में क्या करेगा, मूव करेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दे ब्रीथ इन कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअसली सांस लेते हैं वाइल मूविंग थ्रू वाटर, मतलब एक सांस जब पानी में चल रहे होते हैं तो इनहेल करते हैं, वाइल दे स्पेंड अ शॉर्ट टाइम एट सरफेस, जबकि सरफेस पे, वाटर की सरफेस पे, जैसे आपको ये वेल दिख रही है वाटर की सरफेस पे आई है, ऐसे ये बहुत कम आते हैं, जहां पे वेयर दे यूज एक्सेल एक्सप्लोसिवली एंड नोन एज ब्लो, ये एक्सेल बहुत एक्सप्लोसिवली करते हैं, और इनके जो एक्सेल करना है उसको क्या कहा जाता है, ब्लो। ओके, ब्लो कैन बी कंपेयर टू अ कफ, इनके ब्लो को कफ के थ्रू, मतलब कफ की जैसे छींक आने में इतना सारा आप एक्सेल करते हैं ना, सेम कुछ ऐसे ही होता है यहाँ पे। दे यूज 80% ऑफ देयर लंग वॉल्यूम ड्यूरिंग सिंगल ब्रीथ, एक ब्रीथ के दौरान वो अपना लंग्स का 80% यूज करता है, हम जबकि हम सिर्फ 20% ऑफ लंग्स वॉल्यूम ही हम यूज कर पाते हैं। ये जो ब्लो है, ये जो एक्सेल करा है, जो एक्सप्लोसिवली एक्सेल करा है, जिसे हम ब्लो कह रहे हैं, ये विजिबल है। आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, ये आप आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रहा है। ओके, एंड ब्लो ऑफ ब्लू वेल्स का जो ब्लो है वो 6 मीटर से भी हाइट का होता है। ओके, इनकी हाइट 6 मीटर तक या 6 मीटर से ऊंची रहती है, किसके केस में, ब्लू वेल के केस में। As in mammals, breathing is reflex. They breathe even when losses consciousness. But in case of cetaceans, breathing is not reflex. देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हम में भले हम अपनी कॉन्शियसनेस खो भी दें तब भी ब्रीदिंग एक ऐसा सिस्टम है जो हम करते रहेंगे, ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो होता रहता है, ठीक है। इसीलिए बोला गया कि मैमल्स में ब्रीदिंग रिफ्लेक्स है, जब कॉन्शियसनेस आप खो भी देंगे तब भी आप ब्रीदिंग परफॉर्म करेंगे। लेकिन ये जो आपके सिटेशंस हैं इनके केस में ऐसा नहीं होता। इसका मतलब जैसे ही ये अपना कॉन्शियसनेस खोएंगे, इनमें ब्रीदिंग भी रुक जाएगी, ब्रीदिंग रुक जाएगी, तो ये क्या कर जाएंगे, मर जाएंगे। सो दे विल डाई एज सून एज दे लूजेस कॉन्शियसनेस, इसीलिए जैसे ही ये कॉन्शियसनेस खो देते हैं ये क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं। क्यों? बिकॉज ब्रीदिंग इज नॉट अ रिफ्लेक्स प्रोसेस, इनमें रिफ्लेक्स प्रोसेस नहीं। फॉर दिस रीजन, इसी रीजन से जो वेटेरिनियंस हैं वो क्या करते हैं, परफेक्ट रेस्पिरेटर्स यूज करते हैं डॉल्फिन्स को एनेस्थीसिया देने से पहले। ओके, क्योंकि एनेस्थीसिया के बाद अनकॉन्शियसनेस स्टेट आ जाती है, आपको पता नहीं चलता। उस स्टेट में ये ना हो कि जो रिस्पायरेशन है वो रुक जाए और डेथ हो जाए, इसीलिए वो पहले से ही पर रिस्पायरेटर्स को फिक्स करे रहते हैं। नेक्स्ट, आपका ब्लड सर्कुलेशन के लिए, एज मैमल्स दे हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट, क्योंकि वो मैमल्स हैं, दे हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें दो ऑरिकल्स और दो क्या होंगे, वेंट्रिकल्स होंगे। लेकिन एक स्पेशल फीचर्स इनमें है जो हम मैमल्स में नहीं पाया जाता, वो क्या है, दे हैव अ वेल डेवलप्ड रिजर्वॉयर्स फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या क्या है, एक रिजर्वॉयर है इनमें, जिसे रेटे मिराबेल कहते हैं। ये क्या करता है, देखिए, जब डाइविंग कर रहे होते हैं ना, डाइविंग कर रहे होते हैं, तो हमने क्या पढ़ा डाइविंग के दौरान, समझिए, हमने आगे पढ़ा था कि डाइविंग के दौरान एक कंडीशन आती है जैसे हाइपो ऑक्सीजनिक कंडीशन, हाइपो ऑक्सिक कंडीशन
हाइपोक्सिक कंडीशन आती है। हाइपोक्सिक कंडीशन में क्या होता है कि आप में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है? उसमें कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी कहना गलत होगा, कम हो जाएगा क्योंकि डाइविंग के दौरान ठीक है ये कंडीशन है। अब जब वो डाइव कर रहे हैं उस दौरान ये कंडीशन आएगी, तो इस कंडीशन से बचने के लिए देखिए क्या है उनके पास, रेटे मिराबल एक सिस्टम है। ये क्या करता है ताकि ये ओके, ये क्या करेगा जब डाइविंग कर रहे होते हैं उस दौरान जो ब्लड सप्लाई है, मान लीजिए 3 चीज़ें को हो रही है, स्केलेटल मसल्स को हो रही है और हार्ट को हो रही है और ब्रेन को हो रही है। इन 3 पोर्शन में क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई हो रही है। तो जब ये हाइपोऑक्सिक कंडीशन आती है या फिर जब डाइविंग कर रहे होते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है रेटा मिरेबल, इसकी मदद से यहाँ को जाने वाला सर्कुलेशन कट ऑफ हो जाता है और जो ब्लड है, ब्लड में बची ऑक्सीजन है वो हार्ट और ब्रेन को जाएगी, क्योंकि ये दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको कंटिन्यू वर्क करने के लिए या सरवाइव करने के लिए कंटिन्यू डिमांड होती है किसकी, ऑक्सीजन सप्लाई की। आप समझिए, जब हम भी हमारे अंदर एड्रेनलिन किसी फाइट और फ्लाइट कंडीशंस में होता है, तो हमारे ब्लड का भी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो कहाँ को जाता है, हमारी मसल्स को जाता है, ताकि हम मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करके उनको इस्तेमाल कर सके। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे उन मसल से ब्लड को सप्लाई को कट कर दिया जा रहा है और जो मैक्सिमम जो ऑक्सीजन अमाउंट है वो हार्ट और ब्रेन को भेजा जा रहा है, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस ब्रेन को सप्लाई नहीं होगी ऑक्सीजन की, अगर हार्ट को कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं होगी ऑक्सीजन की, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। देखिए क्या कह रहे हैं, during diving, with the help of Rete Miravel, they isolate the skeletal muscle circulation. Skeletal muscles के circulation को isolate कर लेते हैं and use oxygen stored in remaining blood. और जो remaining blood में जो remained oxygen बची है उसको use करते हैं to maintain क्या, heart और brain को, as these organs are depending on the continuous supply of oxygen to survive. Survive का अगर ये ऑक्सीजन, ये organs survive तभी करेंगे जब इन ऑर्गन्स को ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई होगा। नाउ cetaceans evolved such that they can counter the problem of easily loss of body heat in water and compared to that of air. पानी में जो वाटर हीट होता है, सॉरी वाटर में जो हीट लॉस है ना, वो एयर के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी होता है, ठीक है? इन चीजों से बचने के लिए, क्योंकि वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उन्होंने कुछ स्पेशल फीचर्स को अडॉप्ट करा है, उनमें एक्वायर करा है, जिस वजह से वो इस चीज को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। पहला कि उनमें एक्सटर्नल अपेंडेजेस क्या होते हैं, रिड्यूस फॉर्म में होते हैं। एक्सटर्नल अपेंडेजेस के थ्रू वेट लॉस होती है, इसीलिए उनमें क्या है, एक्सटर्नल अपेंडेज रिड्यूस फॉर्म में होते हैं, लॉस कम हो। दूसरा, उन्होंने एक इंसुलेटिंग लेयर का डेवलपमेंट उसमें हुआ है जिसे ब्लबर कहते हैं। ब्लबर एक बहुत मोटी सी लेयर होती है जो कि इंटरनल हीट को बॉडी से बाहर नहीं जाने देती। तीसरा, उनमें काउंटर करंट सर्कुलेशन होता है। काउंटर करंट मतलब काउंटर करंट सर्कुलेशन ना, काउंटर मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो इसमें ब्लड का जो फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिससे क्या होती है, हीट लॉस क्या होता है, मैंने माइल्स बताया। सो ये आज का इस वीडियो में था। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें पिनेपैड्स के बारे में पढ़ेंगे फर्दर, और नेक्स्ट वीडियोस में हम जो भी चीजें बची हैं उन चीजों को इससे रिलेटेड सभी कवर कर लेंगे। सो थैंक यू।